नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चुनाव से 4 दिन पहले ईडी ने दुर्ग, रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में इन छापों से सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। करोड़ों की जब्ती के बाद आशंका जताई जा रही है कि इस केस के मास्टरमाइंड सौरभ का मेन ऑफिस यूएई में था। क्या जो ये जब्त की गई राशि थी चुनावों के लिए थी? क्या दुबई से छत्तीसगढ़ चुनावों के प्रचार के लिए पैसा भेजा जा रहा है? क्या ये पैसा हवाला के जरिए भेजा जा रहा है? क्या महादेव ऐप से इस पैसे का कोई कनेक्शन है? ये जांच अब ईडी कर रही है। पहले रायपुर के एक होटल के सामने एक कोरियर के एसयूवी वाहन से लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए जब्त किए। फिर हिरासत में लिए गए कोरियर कर्मी की निशानदेही पर भिलाई में रायगढ़ के एक कारोबारी के ड्राइवर असीम दास के निवास पर छापा मारा गया। लेकिन जब दुर्ग में ईडी की टीम पहुंची तो वहां से असीम उर्फ बप्पा भाग चुका था। लेकिन ईडी ने हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक नंबर 15, क्वार्टर नंबर 17 से करीब 5 करोड़ कैश जब्त किए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि बप्पा दास पेशे से ड्राइवर है और ऑनलाइन सट्टा ऐप की आईडी संचालित करता है। ईडी का कहना है कि पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ। छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में, जिसमें दुर्ग, रायपुर, कोरबा और रायगढ़ शामिल है, ऑपरेशन चलाया गया। पहले ईडी ने रायपुर के एक होटल में कोरियर को रोका और उसके वाहन से 3 करोड़ से ज्यादा नकद जब्त किए। इसके अलावा भिलाई के उसके ठिकाने पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी मिली। महादेव ऐप के कुछ बेनामी खातों की भी पहचान की गई है, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। इस ताज़ा डिलीवरी में कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है और अब ईडी उनसे जल्द पूछताछ करने वाली है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार की जानकारी में इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस ड्राइवर असीम दास को बीजेपी नेताओं का करीबी बता रही है। सुरक्षा बल के जवान जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, भूपेश बघेल जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। और पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, किस प्रकार से आ रहा है और कैसे जब्त हो रहा है और उसका उन पैसों का क्या उपयोग होना है, ये आज ईडी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। जब महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक ड्राइवर के पास कैश रायपुर में जब्त होता है, उसकी निशानदेही में भिलाई में ईडी छापा मारती है और 5 करोड़ से ज्यादा कैश मिलते हैं, जो कि यूएई से, दुबई से ट्रांसफर होकर यहां आए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये महादेव सट्टा ऐप से इस पैसे का लिंक है और छत्तीसगढ़ के चुनाव में खर्च करने के लिए लाया गया है। और जिस व्यक्ति से पैसा जब्त हुआ है वो भाजपा का कोई पार्षद है और उसका संपर्क सीधा सीधा प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ में है। और लगातार हम तो कह रहे हैं कि महादेव ऐप सट्टा जो चल रहा है भाजपा नेताओं के सदक्ष में चल रहा है और भाजपा का पार्षद जिनका नाम लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश पांडे के करीबी है और महादेव में इनकी संलिप्तता जो जगह हो चुकी है। ईडी एमओबी सट्टेबाज ऐप की पहले से ही जांच कर रही थी। इस मामले में कई शहरों में कोलकाता, भोपाल और मुंबई वो छापा भी मार चुकी है और कई दस्तावेज भी बरामद कर चुकी है। महादेव ऐप सुर्खियों में तब आई जब बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों का नाम इस ऐप के साथ जुड़ा। अब छत्तीसगढ़ में भी इसके जरिए क्या हवाला के जरिए पैसा चुनावों में भेजा जा रहा है, इस पर जो कार्रवाई है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार इस पर सवाल उठा रही है कि अगर ये ऐप इतना ही खतरनाक है तो केंद्र सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के नाम सामने आए थे, लेकिन पर्दे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं, जिनमें दुबई से लेकर देश में रह रहे महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा में नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस भी बताई जा रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक बार फिर करोड़ों का कैश बरामद किया है। लेकिन 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का महादेव ऑनलाइन बेटिंग स्कैम के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल दोनों अब भी ईडी की पहुंच से बाहर हैं। वैसे सट्टा किंग बनने से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उपल का ये खेल अकेले आगे नहीं बढ़ा। कई और चेहरे रहे जिन्होंने पर्दे के पीछे से मदद की।
इनमें सबसे बड़ा नाम है विकास छापरिया का। विकास कभी कोलकाता का एक छोटा शेयर ब्रोकर था, लेकिन आज दक्षिण प्रशांत महासागर के वानुआतु द्वीप समूह नाम के देश की नागरिकता ले चुका है। पता चला है कि विकास सौरभ और उपल की काली कमाई को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का काम करता है। साथ ही यूएई में सौरभ चंद्राकर की आलीशान वेडिंग पार्टी के लिए हवाला के जरिए कैश भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की थी। ईडी ने हाल ही में विकास की 236 करोड़ की शेयर होल्डिंग फ्रीज की है। ईडी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को पुलिस और सरकार से सुरक्षा दिलाने की जिम्मेदारी थी। एएसआई वर्मा पुलिस, सरकारी अधिकारियों और सौरभ चंद्राकर के बीच अहम कड़ी थे। वर्मा पर संबंधित अफसरों और नेताओं तक रिश्वत पहुंचाने का भी जिम्मा था। ईडी का दावा है कि एएसआई वर्मा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के निवासी अनिल दमानी और सुनील दमानी दोनों सगे भाई हैं। दोनों हवाला कारोबारी हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से की गई काली कमाई को दुबई से भारत में हवाला चैनल के जरिए रूट करने का काम इन्हीं का है। दोनों को ईडी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। रायपुर में रहने वाले सतीश चंद्राकर पर ऐप का डेली ऑपरेशन देखने का जिम्मा था। सतीश ने अपने खुद के 5 पैनल भी ले रखे थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों तक घूस की रकम पहुंचाने की जिम्मेदारी भी थी। मध्य प्रदेश में भोपाल के रहने वाले विशाल और धीरज आहूजा भाइयों का प्रमुख काम महादेव ऐप के प्रमोटरों के परिवार और कारोबार से जुड़े लोगों के ट्रेवलिंग टिकट ऑपरेशन देखना, जिसमें सौरभ चंद्राकर के फेयर प्ले और रेडी अन्ना जैसी बेटिंग वेबसाइट को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज, यूएई में आयोजित पार्टी में शामिल होने वालों का ट्रेवल अरेंजमेंट भी है। दोनों फेयर प्ले और रेडी अन्ना के 9 पैनल भी चलाते हैं। इसके लिए जरूरी कई फर्जी बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। दोनों के दुबई में छिपे होने का शक है। ईडी के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के साथ ही दोनों बेटिंग के और 60 के करीब ऐप लॉन्च कर चुके हैं और उनका पूरा कारोबार दुबई से संचालित होता है, जहां पर बड़ी संख्या में भिलाई के लड़कों को ले जाकर उन्हें ऐप संचालन का जिम्मा दिया गया है। हैरानी की बात है कि ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और भोपाल में तकरीबन 78 जगहों पर छापे मारकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और नकदी बरामद कर चुकी है। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और हवाला ऑपरेटर सहित 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का काला कारोबार अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप को प्रमोट करने वाले बॉलीवुड सितारों और सेलिब्रिटीज़ को जांच के लिए नोटिस देकर बुलाया भी था, लेकिन तब उन लोगों ने समय मांगा था। इस बीच ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी, लेकिन उसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से नीलेश त्रिपाठी और साथ ही नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, आपकी रिपोर्ट में भी किस तरह से बीजेपी कांग्रेस इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं, वोट पड़ने अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्या डिटेल्स इस मामले में, कितना अहम हो जाता है ये जो छापे पड़े और जो जब्ती हुई है? निधि, पहले भी हमने देखा है कि जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं किसी राज्य में तो तब भी इस तरह का जो कैश है वो रिकवर होता है, लेकिन इस बार जो है मोबाइल ऐप का नाम सामने आया है, ये महादेव ऐप का नाम सामने आया है। इसमें बड़े बड़े नाम भी, जैसे सुनील सिंह की रिपोर्ट में था, नाम जो है वो जुड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बार बार बोल रही है कि अगर 78 सिटीज़ में आपने कार्रवाई की और मोर देन 400 करोड़ आपने जब्त किया तो सेंटर जो है वो इस ऐप को बैन क्यों नहीं कर देती है। लेकिन इसका सवाल का जवाब अभी फिलहाल केंद्र की तरफ से भी नहीं आया। बहरहाल जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का और इस मामले का सवाल है, उनका कहना है कि पूरा का पूरा ये ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस बेस्ड था। पहले एक एसयूवी पकड़ी गई थी जिसमें 3 करोड़ 12 लाख रुपए जो हैं वो जब्त किए गए थे। उसके बाद असीम दास के घर में दुर्ग में जो छत्तीसगढ़ है वहां पर जो ईडी वहां पर पहुंची थी, लेकिन उसे पहले पता चल गया और वो वहां से भाग निकला। लेकिन काफी जो नकदी है वो वहां से बरामद जो है वो की गई है। आने वाले दिनों में हमें ये भी बताया जा रहा है ईडी सोर्सेज द्वारा कि कई पॉलिटिकल फंक्शनरीज और गवर्नमेंट सर्वेंट से भी इस मामले में पूछताछ होगी। निधि, बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है। नीलेश, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह की हलचल है? क्योंकि अब 7 तारीख को तो वोट ही पड़ने हैं और इस तरह की छापे और इतने सारे शहरों में, वो भी अपने आप में चिंताजनक। जी बिल्कुल निधि, मैं एक चीज इस पे आऊँ कि यहाँ पर कैसी हलचल है, एक छोटा सा इनपुट और जोड़ना चाहूंगा। जो ईडी की ओर से कार्रवाई हुई है और जो जब्ती की रकम बताई जा रही है, करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक इस मामले में। जो लोग महादेव ऐप से जुड़े जानकारी रखते हैं या उससे जुड़े जो लोग हैं, जो चर्चा होती है, उनका कहना है कि ये 1% रकम मात्र है जो उनकी कमाई का हिस्सा है।
यानी कि हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऐप के माध्यम से कितनी कमाई हो रही है। दूसरा चीज कि आप राजनीतिक की बात कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इसकी क्या चर्चा हो रही है, तो कल की जो कार्रवाई हुई है असीम दास और उप बप्पा के ऊपर जो कहा जा रहा है, उसको लेकर भिलाई में एक बड़ा रोचक मामला सामने आ रहा है। बीजेपी के लोग कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके भाई से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके उनके लिए ये पैसा आया था फंडिंग होने के लिए, जबकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे हैं जो अभी भिलाई नगर से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, उनके लिए ये फंडिंग आई थी। और जो असीम जिसका जिक्र हो रहा है आरोपी है, वो उनका पीयूष मिश्रा जो पार्षद हैं जो प्रेम प्रकाश पांडे काफी करीबी हैं, उनका करीबी है। तो उनका फोटो भी वायरल किया जा रहा है, बड़ा ही रोचक हो गया है। लेकिन इन दोनों के इधर जो सोर्सेस और जो आम चर्चा जो इससे जुड़े लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक अन्य प्रत्याशी हैं जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उनको ये पैसा पहुंचना था। तो कुल मिलाकर ये पैसा कहाँ जाना था ये जांच में आएगा सामने। लेकिन राजनीति के माहौल में ये चर्चाएं आम है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों के लिए पैसे आए थे। जी निधि। बिल्कुल नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और कांग्रेस का दोनों पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नकद की बरामदगी यहाँ पर जब्ती हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने छत्तीसगढ़ में एक स्वरूप चुनावों का देखा, तो अब राजस्थान चलते हैं। यहाँ पर आज वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची, कल वो नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हम दिखा रहे हैं आपको, वो आज कराली में मौजूद थे यहाँ पर, और ईडी के छापों पर उन्होंने केंद्र पर वार किया है। उधर वसुंधरा राजे आपको बता दें 5 बार की सांसद हैं, 4 बार की विधायक रह चुकी हैं, और नामांकन से पहले ये अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही थी। 10वां नामांकन बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ही ये तमाम जानकारियाँ भेजी हैं। हर्षा, दोनों दिग्गज प्रचार पर उतरे हुए हैं, और ख़ास तौर से वसुंधरा राजे जो कि रूठी हुई एक तरह से थी, लेकिन अब नामांकन से एक दिन पहले पहुंची हैं। कुछ नारों की बात भी आपने लिखी थी, ज़रा बताइए क्या माहौल वहाँ से, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे यहाँ पर होम ग्राउंड पे हैं। झालावाड़ उनका क्षेत्र है जहाँ से वो 10वीं बार नामांकन भरने जा रही है। 34 इयर्स का रिलेशनशिप है उनका झालावाड़ से। 5 बार वो एमपी रही है, 4 बार वो विधायक रही है, एमएलए रही है। दिस विल बी द 5th टाइम कि वो एमएलए का पर्चा भरेंगी यहाँ से। तो जाहिर है होम ग्राउंड पे है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि नामांकन के पहले वो एक सभा की उन्होंने, और लोगों को इकट्ठा किया और नामांकन के लिए उन्होंने तैयार किया है। कहीं ना कहीं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वसुंधरा राजे के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि इस बार जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पीएम ने, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि कमल के फूल के निशान पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वसुंधरा राजे को साबित करना है, प्रूव करना है। सिर्फ राजस्थान की राजनीति में ही नहीं उनकी साख है, लेकिन झालावाड़ में भी वो एकदम उनकी पकड़ मजबूत है। यहाँ पर जो दूसरे नेता जो पहले भाषण देते हैं, लोकल लीडर्स जो है, वो कह रहे थे महारानी साहब को जिताना है और महारानी साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, ये नारा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खैर उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने और उनके बेटे दुष्यंत ने बीजेपी नरेंद्र मोदी पर ही फोकस रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अशोक गहलोत पर उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि आपने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, इतनी रेवड़ी बांटी है आपने, उन्होंने कहा, लेकिन 4 साल पहले कर देते तो अच्छा रहता। तो टारगेट है अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार और वसुंधरा राजे यहाँ पर 10वीं बार अपना नामांकन भरेंगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आप जनता को कि आप संभालिए, अब मैं इसके बाद में प्रचार पे निकल जाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लिस्ट को देखें निधि, तो आप देखेंगे कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन 2nd, 3rd और 4th लिस्ट में वसुंधरा को अकोमोडेट करना, जो उनके करीबी हैं उनको लॉयलिस्ट को टिकट देना, क्योंकि बीजेपी भी समझ गई अच्छे से कि जिस तरह से पहली लिस्ट में विरोध हुआ था, वो नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो, और वसुंधरा को साथ लेना, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता है, उनके साथ भले ही वो चेहरा नहीं हो, लेकिन उनके बिना बीजेपी ये चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी 2 लिस्ट आए हैं उसमें वसुंधरा राजे को अकोमोडेट और उनके लॉयलिस्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल हर्षा, और अब रुक करते हैं अशोक गहलोत के खेमे का। तो वो आज कराली में थे, ईडी के छापों पर केंद्र पर वार किया है। पहले सुना देते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। वो तो देखिए, वो तो जो गलती करेगा वो उस पर कार्रवाई होती है। सवाल ये आता है कि ईडी जो है जिस पे घरों में घुस रही है,
पॉलिटिशियन के बिना कोई केस दर्ज किए, बिना कोई देखे, बिना जांच किए, बिना रेखी किए हुए आप तंग कर रहे हो लोगों को। पूरे देश में ही हो रहा है ना, तो लंबी कहानी होगी इसकी, तो लोग समझ भी गए हैं। नुकसान क्या हो रहा है, बड़े बड़े आर्थिक अपराधी जो है उसकी तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा। अब तो जिसके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स बना हुआ है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा करके आप पॉलिटिकल दुश्मनी निकाल रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो इनके माध्यम डरा करके, धमका करके। तो अशोक गहलोत करौली में है। हर्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से ईडी के छापे पार्टी जो वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पड़े, फिर उनके पुत्रों के यहाँ पड़े, कितना चिंताजनक तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस की कैंपेन पर कितना असर पड़ रहा है? अशोक गहलोत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है इलेक्शंस मैनेजमेंट का होता है। सिर्फ चुनाव में प्रचार ही नहीं करना, लेकिन मैनेजमेंट भी करना होता है। और अगर आप दो जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनके कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट, उनके खुद के बेटे, और अगर आप पीएचईडी मंत्री जो हैं महेश जोशी, जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, अगर इनके घर पर अगर आप ईडी को भेज देंगे, इनके दफ्तरों पर ईडी को आप भेज देंगे और इनको ईडी में उलझा देंगे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे ज़रूर असर पड़ेगा। और अशोक गहलोत इसलिए, जिस दिन पहले दिन जब पार्टी प्रेसिडेंट के घर पर छापा पड़ा था ईडी का, तो अशोक गहलोत ने वहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्योंकि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का समन्स है। अब डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी का समन्स है। महेश जोशी को जल जीवन मिशन में जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है, जिक्र भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सिंपैथी भी लेना चाहती है। उसको चुनाव प्रचार में इस नैरेटिव को यूज़ कर रही है कि किस तरह से ईडी का मिसयूज़ है और उनको दबाया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है उसको सिंपैथी भी गेन करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी से घिरने से कांग्रेस के मैनेजमेंट पे ज़रूर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा इस जानकारियों के लिए आपका। और फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और आगे हम प्रदूषण पर गौर करेंगे। तो प्रदूषण के प्रकोप से दिल्ली एनसीआर, दिल्ली सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली में स्मॉग टावर और स्मॉग गन लगाए गए हैं, तो उनका प्रदूषण पर असर क्यों नहीं हो रहा? एक रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा में पराली आज भी जल रही है। हालांकि सरकारों ने दावे किए थे कि इसे बंद करा देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पराली जल रही है और धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और अब कई लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आंख से जलन होता है, दम घुटता है, इतनी प्रदूषण है, धूप छाया खिला हुआ है और बिल्कुल लगता है कि मतलब अंधकार सा भेल है। देखते हैं चारों तरफ कितना धुंध है। लगभग मेरे ख्याल से 280 से पार हो गया है। आगे जाके और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी अगर इसका कुछ समाधान नहीं हुआ तो। अक्टूबर के महीने से ग्रैब का पहला चरण लागू किया गया था और उसके बाद अक्टूबर में ही दूसरा चरण भी लागू कर दिया गया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। पराली को खेत में ही नष्ट करने के लिए बायोडिकम्पोजर पर पैसे खर्च किए गए, लेकिन असल में वो पैसा कहाँ गया, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में स्मॉग टावर लगाकर प्रदूषण नियंत्रण के दावे किए गए थे। इस मद में भी करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन परिणाम वही, ठाक के 3 पात, क्योंकि स्मॉग टावर खराब पड़ा है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। तो ये दिल्ली का स्मॉग टावर है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि जो दिल्ली में जो तमाम जितने भी प्रदूषण बढ़ रहा है उसको काबू में लाया जा सके। लेकिन पिछले साल भी ये नहीं चल रहा था और इस बार भी ये बंद पड़ा है, खराब है। यही कारण है कि ग्रैब 1 और ग्रैब 2 लगाने के बाद भी जगह जो नियंत्रण था वो नहीं हो पाया है प्रदूषण को लेकर के, और अभी भी वही हाल है कि लगातार जो है प्रदूषण बढ़ रहा है और अभी गंभीर श्रेणी में आ चुका है।
शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नासा की तस्वीरों के हवाले से प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा है कि विकास तो हो रहा है लेकिन तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है? कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। ये चीजें क्या दिखाती है कि हमने विकास तो किया, लेकिन उस विकास के अनुरूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को सांस की तकलीफें हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री दोगुनी हो गई है। दिल्ली के हर कोने में जहर भरी धुंध छाई हुई है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और इससे दिल्ली वालों की सांसों पर संकट आ गया है। दम घोटने वाले हालात के चलते एयर प्यूरिफायर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। कारोबारियों के मुताबिक एयर प्यूरिफायर की बिक्री उनकी उम्मीद से ज्यादा हो रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि एयर प्यूरिफायर मार्केट हर साल 25% बढ़ सकता है। लास्ट ईयर से और इस साल में जो हमारी सेल्स है वो नियर अबाउट डबल है। बहुत अच्छी डिमांड है इस वक्त, and people they are putting 5, 10 pieces in their houses. In every room they want a air purifier. Sales for air purifier as एयर प्यूरिफायर की बिक्री 20 से 25% बढ़ी है। मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा है। the AQI is increasing. प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ग्राहक वे प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं जो बजट में हो और जिनका रखरखाव आसान हो। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ द एयर प्यूरिफायर मैटर्स। जो जितनी एयर प्यूरिफायर होनी चाहिए वो हो। आफ्टर सेल सर्विसेज, बिकॉज यू नीड द मेंटेनेंस, तो वो मेंटेन ढंग से हो। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो वो टेक केयर हो। एंड व्हाट इज द वारंटी ऑफ दैट इक्विपमेंट। क्वालिटी देखते कि मतलब घर पे क्या प्यूरिफायर बेस्ट हो रहा है, वही क्वालिटी वाइज ही जाते, क्योंकि अभी दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि उससे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। लाइक गैस चैम्बर ही बन चुका है पूरी तरीके से। एनडीटीवी ने काफ़ी रिटेलर से बात करी, जैसे आपने देखा उन्होंने कहा कि देखिए एक चीज़ जो डिमांड में है अभी वो ये है एयर प्योरीफायर्स। तो हाँ जी हाँ, ये प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रही है, एयर प्योरीफायर्स की जो सेल्स हैं वो भी एक रिकॉर्ड हाई टच कर रही हैं। रिटेलर्स के अनुसार ऑलरेडी जो हैं सेल्स डबल हैं पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो, और आगे जाके दिवाली के करीब उनको लग रहा है कि एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई जो है वो टच हो सकता है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नोएडा पुलिस अब यूट्यूबर और बिग बॉस विनर को शिकंजे में लेने की तैयारी में है। पुलिस ने एक बैंक्वेट हॉल में छापा मारकर 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 सांप और उनका जहर बरामद किया है। आरोप है कि एल्विस यादव रेव पार्टी के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करता था और सांपों का अपने वीडियोस को शूट करने के लिए भी इस्तेमाल करता था। विदेशी लड़कियां और सांपों के साथ एल्विस यादव के कई वीडियो यूट्यूब पर हैं। अब नोएडा पुलिस ने 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एल्विस के तार इनसे जुड़े हैं और पुलिस ने एल्विस के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसमें एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विस यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था
जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को कबिस निकाल करके उसे रेव पार्टी यूज करते हैं। इस वक्त फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल एल्विस के ऐसे वीडियो देखकर मेनका गांधी के एनजीओ पीएफए की टीम ने नाम पहचान छिपाकर एल्विस यादव को फोन किया और सांप और उनका जहर मुहैया कराने के लिए कहा। आरोप है कि एल्विस ने राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया। राहुल ने पीएफए की टीम को नोएडा के सेक्टर 51 के इसी बैंकेट हॉल में बुलाया। यहाँ सपेरे, जयकरण, टीटूनाथ, नारायण, रविनाथ और राहुल मिले। उनके पास से 9 सांप, जिनमें 5 कोबरा और सांप का 20 ml जहर था। फिर नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंच गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया। ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। आरोप है कि एल्विस यादव सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो बनाने में और उनके जहर की सप्लाई रेप पार्टियों के लिए करते थे। नोएडा के डीएफओ ने स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया है और जांच के लिए 2 मेंबर की कमेटी बना दी है। जिस तरह से पुलिस विभाग में है प्रक्रिया, उसी तरह से हमारे यहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है किसी भी मामले की, तो जिसको एक S2 केस कहते हैं, जैसे FIR की जगह S2 केस कहा जाता है। तो हमने S2 केस दर्ज किया है, एक फॉर्म है, उसमें हमने 5 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। जो सपेरे पकड़े गए हैं वो सभी दिल्ली के मोलरबंग गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि ये पहले सपेरे थे, लेकिन अब शादियों में ढोल बजाते हैं। उन्हें पता नहीं कि इनके पास सांप कहां से आए और एल्विस यादव को वो नहीं जानते हैं। सर, पर सांपों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारी इतनी उम्र आ गई। राजनीति वाले खेल है, बस हम ज्यादा शब्द बोलना नहीं चाहते। हमारा एक आदमी बेहोश हो गया। तो करते क्या, ये क्या करते हैं? ये ढोल बजाते हैं। और ये लड़का जो राहुल है वो गाड़ी चलाता है, उसमें क्या कॉलेज में गाड़ी लगा रखी है, खामखा फंसाया गया, धोखे से फंसाया गया। मतलब सांप पता नहीं कहाँ से आई है। हमें नहीं पता सर कहाँ से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। एक प्रोग्राम बताया था कि किसी बच्चे का बर्थडे है, बीन पार्टी चाहिए, तो उन्होंने बुलाया था और इनको यहाँ का टाइम दिया था। किसी पिलर के पॉइंट पर इनको वहाँ बुलाया था, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस भी देखी है। अब ये सांप और जहर कहाँ से आ गया सर, हमें पता ही नहीं। पुलिस अब एल्विस यादव की भूमिका की जांच कर रही है। पीएफए की टीम ने पूरे ऑपरेशन का स्टिंग भी किया है। नोएडा से अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु के नज़दीक चिकबल्लापुर में एक मच्छर में जीका वायरस पाया गया और उसके फौरन बाद आसपास के इलाकों में तकरीबन 5000 लोगों का सर्वे कराया गया है। ये ड्राइव अब भी जारी है, जिसमें सिम्टम्स पाए गए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खासकर गर्भवती महिलाओं को कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा है कि वो घबराएं नहीं। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।